अस्सलाम वालेकुम क्लास, लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस लाइन इंटीग्रल एंड वी हैव टू काइंड्स ऑफ लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ स्केलर फंक्शन एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। आज के लेक्चर में हम लोग जस्ट फर्स्ट वाला करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ स्केलर फंक्शन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। स्केलर फंक्शन अगर आपके पास हो, जब हम लाइन इंटीग्रल का नोटेशन लिखेंगे वो कुछ ऐसा होगा, सिंगल इंटीग्रल, और यहाँ पे उसकी लोअर लिमिट पे c और f ds, ये जस्ट इसका नोटेशन है। डिस्कस करते हैं इसको भी हम डिटेल में। और जब हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड डिफाइन करेंगे तो उसको हम ऐसे लिखते हैं c f डॉट dr, उसको हम इस तरह के नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस 1 में हम लोगों ने इस तरह के इंटीग्रल स्टडी किए थे, f ऑफ x dx, जो कि हमें एरिया प्रोवाइड करते हैं। जब हम लोगों ने अपना ये आइडिया एक्सटेंड किया कैलकुलस 2 में आके, मल्टीवेरिएट कैलकुलस में आके, तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, ऑन सम डोमेन D, और अब अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहें इस गिवन डोमेन पे, तो एक्चुअली हमें क्या मिलता है, डबल इंटीग्रल f ऑफ x y dA ऑन दिस गिवन डोमेन आर रीजन, और ये हमें क्या देता है, वॉल्यूम। फिर हमने अपना आइडिया एक्सटेंड किया, फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स आ जाए और हमारे पास कोई सॉलिड रीजन हो, तो जब हम इस फंक्शन को इस रीजन पे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रिपल इंटीग्रल हम डिफाइन करते हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए, f dv, जो कि हमें हाइपर वॉल्यूम देता है, हाइपर वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं और लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और हमारे पास कोई डोमेन है D उसके लिए। अब अगर मैं इसको ड्रा करूं तो मेरे पास, मैं इस टाइम कोई आसान सी ब्लैंकेट से ले लेती हूं ताकि जो कर्व मैंने ड्रा करना है वो इजीली इस पे आ जाए। ये हमारे पास फंक्शन f ऑफ एक्स वाई के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास डोमेन होगी, जिस डोमेन के ऊपर, मतलब मैं इस टाइम रैंडमली एक डोमेन रेक्टेंगल टाइप बना रही हूँ, ठीक है। हमारे पास ये इसकी डोमेन आ गई। अब अगर मैं इस पूरे फंक्शन को इस सारी डोमेन पे इंटीग्रेट करूँ तो हम इस वाली सिचुएशन के साथ डील कर रहे होते हैं, हमें डबल इंटीग्रल एवेल्यूएट करना पड़ता है, हमें रिजल्ट में ये जो सारा सॉलिड इन दोनों के दरमियान में बाउंड है उसका वॉल्यूम मिल जाता है। लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ, मैं को नहीं, मुझे सारी डोमेन में इंटरेस्ट नहीं, बल्कि यहाँ पे इस डोमेन के अंदर मैं सिर्फ एक इस तरह का कर्व ले लूँ, ये कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये कर्व यूनियन ऑफ डिफरेंट कर्व्स भी हो सकता है। मैंने फ़िलहाल सिंपली एक कर्व ले ली यहाँ पे, और मैं चाहूँ कि मैं इस पूरे सरफेस को इस कर्व पे इंटीग्रेट करूँ, तो क्या नोटेशंस होंगी, क्या फार्मूला होगा, या किस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि अगर आप डोमेन में कुछ पॉइंट्स लेते हो तो उन कुछ पॉइंट्स के लिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसा होता है ना, तब ऑफकोर्स अगर मैं यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स को लेबल कर लूँ, इस पॉइंट को लूँ तो इसका सपोज यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, इस पॉइंट का आउटपुट यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, इसका आउटपुट यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, इस तरह से कोई एक चीज़ बन जाती है। तो मैं
अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ऑफ कोर्स डोमेन में पड़ी ये कर्व हमें हमारे सरफेस पे भी जस्ट एक कर्व ही देगी। और अगर अब मैं थोड़ा सा और इसको डीपली स्टडी करूं तो मैं कहती हूँ कर्व है, कर्व को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंड यू गाइज शुड रिमेंबर, जब हम लोगों ने वेक्टर फंक्शंस पढ़े थे जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे आर ऑफ टी के साथ, हमने कहा था कि जब भी हमारे पास वेक्टर फंक्शन होगा वो हमेशा हमें 3D में कर्व देगा। ठीक है, तो अब अगर मैं ये एक कर्व ले रही हूँ 2D, तो इस 2D कर्व को भी मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एक्स ऑफ टी इन पैरामीट्रिक फॉर्म, एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे। अब अगर मैं इस फंक्शन को इस कर्व पे इंटीग्रेट करूं तो मुझे रिज़ल्ट में क्या मिलता है, मुझे रिज़ल्ट में ये जितनी भी शीट टाइप चीज़ आ रही है इसका एरिया मिलता है। ये जितनी भी एक हमारे पास शीट टाइप एक इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, हमें ये इस शीट का एरिया मिलता है। आप अपने फंक्शन को पूरी डोमेन पे इंटीग्रेट करने के बजाय उस डोमेन के अंदर पड़ी एक कर्व पे इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आपको क्या देता है, वो आपको इन दोनों कर्व्स के दरमियान में बाउंड होने वाली शीट का एरिया प्रोवाइड करता है। इस चीज़ को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, इसको हम कहते हैं लाइन इंटेग्रल। समटाइम्स को आप कर्व इंटेग्रल भी कहते हो, क्योंकि ऑफकोर्स अब इसको कर्व पे, इसका असूलन नाम कर्व इंटेग्रल होना चाहिए लेकिन हम इसको लाइन इंटेग्रल ही कहते हैं, लाइन इंटेग्रल। और आप इसको रिप्रेजेंट करते हो सिंगल इंटेग्रल से ओवर सी, क्योंकि आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो ओवर कर्व सी, एफ इंटू डी एस। इट्स जस्ट अ नोटेशन टू रिप्रेजेंट लाइन इंटेग्रल। ये आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, जस्ट रिप्रेजेंट कर रही है उस चीज़ को, ठीक है। अब मैं इसका फार्मूला ड्राइव नहीं करूँगी, इसका फार्मूला मैंने अपने नोट्स में जो आप लोगों को PDF फॉर्म में फॉरवर्ड किए हैं उसमें मैंने प्रूव किया हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो काइंडली CRs मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं एक और वीडियो में इसका प्रूफ भी आप लोगों को आपके साथ शेयर कर लूँगी। फ़िलहाल मैं आपको डायरेक्टली इसका फार्मूला देती हूँ। आप क्या करना चाह रहे हो, आप अपने इस फंक्शन को इस कर्व पे इंटीग्रेट करना चाह रहे हो। आपके पास जैसे ही आपने अपनी डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगा के जस्ट ये कर्व ली तो ऑफ कोर्स आपकी सरफेस में सिर्फ आपके पास ये एक कर्व आ रही है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने इस कर्व को, अपने इस फंक्शन को इन पॉइंट्स की रिस्पेक्ट से रिप्रेजेंट करोगे। तो हम क्या क्या करेंगे, हमारे पास हमेशा एक कर्व मेंशन हुआ करेगा, डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स हुआ करेंगे। ऑफकोर्स जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। सपोज करती हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन है उसके लिए जो कर्व है डोमेन में, उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, एक्स ऑफ टी आई हेड, वाई ऑफ टी जे हेड। ये एक्स ऑफ टी है, ये वाई ऑफ टी है। आपके पास गिवन फंक्शन में जो जिस लाइन इंटीग्रल को आपने सॉल्व करना है, जो भी एफ ऑफ एफ है, ऑफकोर्स यहाँ पे आपके पास, मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ, सी एफ ऑफ एक्स वाई डी एस। तो आपने क्या करना है, अपनी कर्व में से एक्स और वाई, अपनी कर्व में से एक्स और वाई सेलेक्ट करना है कि जैसे सपोज हमारे पास एक्स ऑफ टी ये है, वाई ऑफ टी हमारे पास ये नंबर आ रहा है, ये वेरिएबल आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने इस फंक्शन को एक्स और वाई टर्म्स में से निकाल के इन टर्म्स ऑफ टी एक्सप्रेस करना है कि जो भी एक्स ऑफ टी की वाई ऑफ टी की यहाँ पे वैल्यू है वो आपने यहाँ रिप्लेस कर देनी है अपने फंक्शन में। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ टी कॉमा वाई ऑफ टी। उसके बाद आपके पास आ गया डी एस। डी एस एक्चुअली आपके पास स्ट्रिप की विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जब आप इस स्ट्रिप की लेंथ को किसी फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास जो फार्मूला आता है वो क्या है, डी एक्स बाई डी टी स्क्वेयर
कि इस x का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t और उसका स्क्वायर करें, प्लस dy बाई डी टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी, मतलब इस रेडिकल के बाद डी टी आ जाएगा। तो आपके पास ये ds की वैल्यू हुआ करेगी। ये नोटेशन थी। इस नोटेशन में जब हम ये सारी इंफॉर्मेशन रिप्लेस करेंगे तो जो हमारे पास ये वाला इंटेग्रल है ये इवेल्यूएटेबल हो जाएगा और आप इसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके पैरामीटर टी पे हमेशा कोई ना कोई अपर लोअर लिमिट हुआ करेगी। और ये जब भी हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे तो हमारे पास बड़े आसान से इंटेग्रल्स बन जाएंगे जिनको इवेल्यूएट करना हमारे लिए बहुत आसान हुआ करेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल। इससे पहले कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाएं और आगे स्टार्ट करते हैं। लाइन इंटेग्रल के लिए पहले एग्जाम्पल अगर मैं करना चाहूँ तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैंने की है वो है इवेल्यूएट दिस इंटेग्रल वेयर द कर्व C is represented by parametric form 2t I hat plus t cube j hat and where t is from 0 to 1। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपने इस इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना है, इस कर्व पे इवेल्यूएट करना है और आपके पास t की जो है लिमिट ये है। अब जैसे ही आपने इन दो साइंस को देखा तो आपको पता होना चाहिए कि आप लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद लाइन इंटीग्रल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें x और y को सेपरेट करना है। तो हमारे पास x ऑफ t क्या है 2t, हमारे पास y ऑफ t क्या है t क्यूब। क्लियर। आपका फंक्शन क्या है, दिस इज़ योर फंक्शन। तो अगर मैं फंक्शन को f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई लिखूँ तो y मेरे पास क्या है t क्यूब। ओके, मैं फ़िलहाल क्या कर रही हूँ, अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में, अपनी क्या कहते हैं उसको, एक्सपेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें ds चाहिए। तो ds के लिए मुझे क्या चाहिए, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी का रिंग क्या आता है, ये आपको क्या दे रहा है 2, और फिर मुझे चाहिए dy बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू तो क्या है 3t स्क्वायर, और इन दोनों की हेल्प से मुझे ds मिल जाएगा। ds हमारे पास क्या आएगा, ds इज इक्वल टू, मैं दोबारा सारा फार्मूला लिखूँगी क्योंकि भी हमारे लिए ये फार्मूला बिल्कुल न्यू है तो हमें इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। dy बाई डी टी स्क्वेयर इंटू डी टी। dx बाई डी टी हमारे पास क्या था, हमें 2 मिला है 2 स्क्वेयर, dy बाई डी टी हमें मिला है 3t स्क्वेयर स्क्वेयर इंटू डी टी। ये डी टी रेडिकल से बाहर है, ठीक है। अब इसको करें तो क्या आ रहा है 4 प्लस 9t4, तो ये हमारे पास ds की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हमारी सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, लेट्स इवेल्यूएट गिवन लाइन इंटीग्रल। पहले मैं अपने लाइन इंटीग्रल को दोबारा यहाँ पे लिखती हूँ, y ds इज़ इक्वल टू, अब y की हमारे पास वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू हमारे पास है t क्यूब। मैंने इस सारे इंटीग्रल को इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्रेस करना है, तो y क्या आ गया t क्यूब। y की जगह मैंने लिख लिया t क्यूब इंटू, अब ds हमारे पास क्या है, ये पूरा रेडिकल मैंने रिप्लेस कर दिया 4 प्लस 9t4 dt। क्लियर। अब t की लिमिट आपने यहाँ से यहाँ रिप्लेस करना है। t की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही थी 0 और मैक्सिमम क्या है 1। इट्स अ वेरी सिंपल सिंगल इंटीग्रल विच वी लर्न टू इवेल्यूएट इन कैलकुलस 1। अब आप देखिए आपके पास एक कंपोजिट फंक्शन है और इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है, बट हमें 36 साथ चाहिए, तो हम 36 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यह आ गया 36 t क्यूब dt,
और हमारे पास 0 1 लिमिट है 1/36। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 9t4 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 1, मतलब इस पावर में हम 1 ऐड कर देंगे बिकॉज इसका डेरिवेटिव आपके पास 7 पड़ा हुआ है। तो आपको क्या मिलेगा 3/2। यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2। लिमिट आपने 0 1 रिप्लेस करनी है, और जब आप लिमिट रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 13 रेडिकल 13 - 8। लिमिट रिप्लेस करने के बाद और एक आध स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लाइन इंटेग्रल डिफाइन किया। एक्चुअली लाइन इंटेग्रल आपको तब मिलता है व्हेन यू इवेल्युएट अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स ओवर अ कर्व सी इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। और हमने फार्मूला भी देखा उसका, उसकी नोटेशन भी देखी और एग्जांपल की। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं उसकी। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इसी टॉपिक से रिलेटेड, x² + y² ds। आपको एक लाइन इंटेग्रल दे दिया गया है, ये और ये वाला c रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लाइन इंटेग्रल की बात कर रहे हैं। एंड वेयर c इज़ द राइट हाफ सर्कल। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन में दे दी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता क्या करना है आप लोगों को। इस लाइन इंटेग्रल को इवेल्युएट करना है ओवर दिस कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रा दिस कर्व। कर्व क्या है, एक सर्कल है x² + y² = 3², रेडियस 3 का, लेकिन मुझे वो पूरा सर्कल नहीं चाहिए, द राइट हाफ ऑफ दिस सर्कल। तो ऑफ कोर्स इस सर्कल का राइट हाफ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस साइड पे जाओगे तो थीटा पॉजिटिव आएगा, अगर आप क्लॉकवाइज आओगे थीटा नेगेटिव आ जाएगा। तो हम अगर हमें मेंशन ना हो तो हम फिर आपको ऑफ कोर्स पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं अपने थीटा की। और हमारे पास रेडियस क्या है 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सॉरी, रेडियस हमारे पास 3 है और मिनिमम ओरिजिन हमारे पास 0 आ रहा है। क्लियर? आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं x² + y² = 3²। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपके पास रेडियस क्या है 3। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो कर्व थी वो आपको टी फॉर्म में नहीं गिवन, पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं गिवन। दिस इज़ नॉट पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। तो आप पहले इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना रेस्ट्रिक्शन है, उसके बगैर आप इस पर काम नहीं कर सकते। आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इस इंटेग्रल को कम्प्लीटली एक वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तब आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास सर्कल हो, जब भी हमारे पास सर्कल आता है, सर्कल को जब आप पैरामीटराइज करते हो तो आपके पास x r cos थीटा और y r sin थीटा आता है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको थीटा रहने दें या आप इसको t कर लें, से फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेट्स के हम चूँकि t ले रहे हैं तो हम यहाँ पे भी इसको t कर देते हैं। t अब थीटा हो, t वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म ये है, लिहाजा हमने क्या किया, उस पैरामीट्रिक फॉर्म को लिखा। अब हेयर रेडियस इज़ 3, गुड, एंड t तब थीटा। अब t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो t यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। मिनिमम यहाँ पे क्या होता है आपके पास -π/2 और मैक्सिमम π/2। तो t पे हमारे पास लिमिट क्या है, इट्स फ्रॉम -π/2 टू π/2 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, x को रिप्रेजेंट करेंगे। x क्या आ जाएगा 3 cos ऑफ t, y क्या आ जाएगा 3 sin ऑफ t। तो हम लोगों ने, अगर मैं एक दफ़ा आपको कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो कर्व हमारे पास क्या आ जाएगी r ऑफ t 3 cos ऑफ t i हैट प्लस 3 sin ऑफ t j हैट।
हमारे पास ये हमारा कर्व आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ आवर एक्स, दिस इज़ आवर वाई। हमें उसके बाद क्या चाहिए, हमें डी एस चाहिए। डी एस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डी एक्स बाई डी टी। इसको मैं ही फाइंड आउट कर लेती हूँ। वो क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू टी तो मुझे मिलेगा -3 साइन ऑफ टी। फिर मुझे क्या चाहिए होगा, डी वाई बाई डी टी एंड इट्स इज इक्वल टू 3 कॉज ऑफ टी। और डी एस के लिए क्या चाहिए कि इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड करके रेडिकल ले लें। डी एस इज इक्वल टू इस टर्म का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर टी प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वायर दैट इज़ 9 कॉस स्क्वायर टी रेडिकल इंटू डी टी। 9 कॉमन आ जाएगा इसमें से एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम आइडेंटिटी रिप्लेस कर देंगे तो फाइनली हमारे पास जो डी एस की फॉर्म आएगी वो आएगी डी एस इज इक्वल टू 3 into dt. So let's now evaluate our given function. ये हमारे पास given function था। अब मैं क्या करूँगी, x को भी इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्लेन करना है और y को भी इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्लेन करना है। और x हमारे पास क्या था 3 cos t और y हमारे पास क्या है 3 sin t। तो रिप्लेस कर दें 3 cos t होल स्क्वायर 3 sin t होल स्क्वायर एंड डी एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 dt। और t आपके पास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है -π/2 to π/2। इसका स्क्वायर करें 9 कॉमन आ जाएगा। ये दोनों एड अप होकर आपको 1 दे देंगे तो आपके पास 27 कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी -π/2 π/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल dt। और इसको इंटीग्रेट करें तो आपको मिलेगा t एंड लिमिट्स ऑन t। जब आप इनको इवेल्युएट करेंगे तो आपको मिलेगा π/2 प्लस माइनस प्लस π/2 and your final answer is 27 pi। सर्कल जब भी आएगा पैरामीट्रिक फॉर्म हमेशा ही हुआ करेगी r cos ऑफ t। और जो भी आपके पास रिक्वायर्ड सर्कल हुआ करेगा आप उस सर्कल का रेडियस जो है वो r वहाँ पे रिप्लेस कर दिया करेंगे। एक ऐसे एक और क्वेश्चन भी है वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं हम लोग।